स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन को लेकर एक बार फिर से हर रोज की तरह हम हाजिर हैं, जिसमें हम आपको तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तो तैयार हो जाइए, दफ्तर जाने से पहले, स्कूल जाने, बच्चों को स्कूल भेजने से पहले अपनी सेहत थोड़ी सी बना लीजिए और हर खबर को जान लीजिए। तो अगर आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं या फिर महिलाएं अपने किचन की तरफ मूव कर चुकी हैं, तो किचन में काम करते करते भी आप तमाम खबरें सुन सकती हैं। टीवी का वॉल्यूम तेज रखिए और साथ ही साथ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी कर लीजिए। स्ट्रेचिंग भी करिए और साथ ही देखिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन, जिसमें देश, दुनिया और खेल जगत, एंटरटेनमेंट जगत, देश की राजनीति से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाएंगे। श्वेता, मुझे लगता है सबसे पहले शुरुआत हमें ठंड की खबरों से ही करनी चाहिए, क्योंकि इतनी जबरदस्त ठंड दिल्ली एनसीआर में इस वक्त पड़ रही है, पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है। और ऐसे में अगर आपको ठंड से बचना है तो अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें, क्योंकि इम्यून मजबूत रखेंगे तो आप ज्यादा बीमार भी नहीं होंगे। इम्यूनिटी मजबूत रखने का मतलब है कि आप शक्तिशाली होंगे, जैसे कि पृथ्वी 2 मिसाइल, जिसने अब भारत की सारी शक्ति में भी इजाफा कर दिया। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। देश के दुश्मनों की बेचैनी बढ़ाने के लिए भारत को जल्द ही एक और रक्षा कवच मिलने वाला है। ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल ट्रेनिंग लॉन्च किया गया। चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसे फायर किया गया, जिसमें इस मिसाइल ने अपने सभी मानकों पर खरा उतरते हुए टारगेट पर सटीक निशाना साधा। पृथ्वी 2 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जो स्वदेशी तरीके से डेवलप की गई है। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 500 से 1000 किलो तक के हथियारों को लेकर जाने में सक्षम है। सतह से सतह पर 350 किलोमीटर मार करने वाले इस मिसाइल में ईंधन वाले 2 इंजन लगाए गए हैं। मिसाइल में एडवांस गाइडेंस सिस्टम लगा है, जो अपने लक्ष्य को आसानी से टारगेट कर सकता है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान जिस तरह की हिमाकत करते हैं और चालबाजी दिखाते हैं, उससे निपटने के लिए भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। मिसाइल की संख्या बढ़ाना भी उसी का हिस्सा है। तो पृथ्वी 2 मिसाइल अपने आप में बहुत सारी खासियत को समेटे हुए, और सबसे अच्छी खासियत यह है कि हर मौसम में ये वार कर सकता है। घना कोहरा हो, सर्दी हो, दुश्मन पर अचूक और सटीक निशाना लगाने में ये सक्षम है। लेकिन फिलहाल कोहरे की अगर आपने बात की है श्वेता, तो देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर जबरदस्त कोहरा इस वक्त है ठंड की वजह से। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि कई ऐसी जगह है जहां पर बारिश हो सकती है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में कि कहां कहां बारिश हो सकती है और इसका प्रकोप यानी कि ठंड कहां कहां बढ़ सकती है। कोहरे और ठंड की मार झेल रहे उत्तर भारत में फिलहाल राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का अनुमान है। बारिश हुई तो तापमान और गिर सकता है, यानी ठंड का सितम जारी रहेगा। मौसम विभाग का दावा है कि दिल्ली में पिछले 23 साल के भीतर तीसरी बार जनवरी में इतनी ज्यादा ठंड पड़ी है। राजधानी में 3 से 9 जनवरी के बीच लगातार शीतलहर का कहर देखने को मिला और न्यूनतम तापमान भी 2 से 4 डिग्री के बीच रहा। इससे पहले जनवरी 2006 में इसी तरह का मौसम रहा था। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और यूपी में भी कोहरे की वजह से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की वजह से कोहरा भले ही कुछ कम हो, लेकिन दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तर राजस्थान में 14 जनवरी से शीतलहर और कोहरा दोनों वापसी कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को देखकर के आप भी समझ गए होंगे कि इतनी जबरदस्त ठंड यहाँ पर पड़ रही है। और ऐसी ठंड है श्वेता कि मुझे लगता है कि 8-10 साल में ऐसी ठंड नहीं पड़ी जितनी इस बार पड़ रही है। तो उत्तर भारत में जहां ठंड अपने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ रही है, वहां दक्षिण भारत में मस्जिद को लेकर तापमान बढ़ा हुआ है। क्या है ये पूरी खबर, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीरें कर्नाटक के बेलगावी की हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि यहाँ एक घर को मस्जिद में बदलकर वक्फ बोर्ड को सौंप दिया गया है। इससे नाराज होकर कार्यकर्ताओं ने स्थानीय निवासियों के साथ बैठक की और मोहल्ले से मस्जिद खाली कराने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। इस आंदोलन में बीजेपी के पूर्व विधायक संजय पाटिल भी शामिल हैं। बीजेपी नेताओं ने बिना किसी इजाजत के बनाई गई मस्जिद को हटाने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी अधिकारियों की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए हैं और मस्जिद न हटाए जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
तो आपने देखा कैसे दक्षिण भारत में एक मस्जिद को लेकर के तापमान इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब देखना होगा कि इस पूरे विवाद को किस तरीके से हल किया जाता है ताकि जो माहौल है वो खराब ना हो दीपिका, और अमन और शांति बनी रहे। बिल्कुल, और ये घमासान जो है मुझे लगता है वो दिखावे वाला है, क्योंकि कर्नाटक में देखिए विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देश में क्या कुछ होने वाला है 2 मिनट के सेगमेंट में आपको दिखाते हैं। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच 3200 किलोमीटर का सफर बहुत जल्द तय करने वाला है। 13 जनवरी को पीएम मोदी वर्चुअली इसे वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। 12 जनवरी की रात में क्रूज रविदास घाट पहुंचेगा और इसके बाद अगले दिन पीएम मोदी इसकी रवानगी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें कि ये गंगा विलास क्रूज 3250 किलोमीटर का सफर कुल 51 दिनों में तय करेगा। कोरोना खतरे के बीच आज भारत सरकार एडल्ट्स के लिए कोरोना बूस्टर डोज कोवोवैक्स पर फैसला ले सकती है। इस बूस्टर डोज को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है और सूत्रों की माने तो ये खुराक उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हों। बता दें कि दुनिया में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सीरम ने DCGI को कोवैक्स को मंजूरी देने के लिए चिट्ठी लिखी थी और उस पर आज निर्णय लिया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देर रात पंजाब में प्रवेश कर चुकी है और आज फतेहगढ़ साहिब में मत्था टेकने के बाद नई दाना मंडी से यात्रा को फिर से शुरू किया गया है। पंजाब में आने वाली 20 जनवरी तक राहुल गांधी प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पैदल चलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद ये यात्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएगी। बता दें कि पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। यूपी में गाय और मवेशियों को बेहतर आश्रय देने के लिए यूपी सरकार बड़ा फैसला कर चुकी है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर गौशालाएं बनाने का आदेश दिया है, जिनका संचालन एनजीओ और यूपी सरकार द्वारा किया जाएगा। इन सभी गौशालाओं को सीएम योगी नेचुरल फार्मिंग, गोबर पेंट, सीएनजी और सीबीजी से भी जोड़ा जाएगा। दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान कम होता नजर नहीं आ रहा है। आज बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली में आपके नवनिर्वाचित पार्षदों की शपथ के खिलाफ बैनर कैंपेन करेंगे, जिसमें दिल्ली बीजेपी के सभी मोर्चों को शामिल किया जाएगा। ये बैनर कैंपेन आज सुबह 9 बजे ITO से शुरू होगा। बता दें कि दिल्ली के LGV सक्सेना द्वारा नगर निगम में 10 मनोनीत सदस्यों को नियुक्त करने के कदम से आप और बीजेपी नेता आमने सामने आ गए हैं। कि देश में किसी भी बात को लेकर के बवाल हो जाता है और ये जो मौलाना है उनका तो अलग ही राग हमेशा से रहा है। श्वेता, अब अरशद मदनी को ही देख लो, अलग अलग राग, अलग अलग अपनी बातें ऐसे करते हैं जिस पर की बवाल शुरू हो जाता है। अरशद मदनी दरअसल अब ये कह रहे दीपिका कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसने लड़कियों को धर्म परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ाया है। अब अरशद मदनी की बात से कौन इत्तेफाक रख रहा है और कौन उन्हें नसीहत दे रहा है, वो इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की सोच को बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तालिबानी करार दिया है। नकवी के मुताबिक मजहब के नाम पर डराने वाले लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। मदनी ने को एजुकेशन को मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ साजिश बताया था। इसके पीछे उनकी मानसिकता केवल एक है कि मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पे तालिबानी ताला जड़ दो और उनकी तालीम और तरक्की को के रास्ते में बाधाएं डालो। मदनी ने दावा किया था कि लड़के और लड़कियों के साथ पढ़ाई से मुस्लिम लड़कियों में धर्म छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मदनी ने दावा किया कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक तरह की साजिश है। इस पर रोक के लिए तत्काल एक्शन की मांग भी उन्होंने कर डाली। वहीं समाजवादी पार्टी ने मदनी के बयान पर संविधान का हवाला देकर सवाल उठाए हैं। देश के संविधान का आर्टिकल 30 इस बात की इजाजत देता है कि अल्पसंख्यक समुदाय अपने अनुरूप शिक्षण संस्थानों का संचालन कर सकते हैं और अभिभावकों को भी ये आज़ादी है कि वो अपने बच्चों को चाहे कॉन्वेंट एजुकेशन में डालें, चाहे कोएड एजुकेशन में डालें, या वो जिस भी प्रकार की शिक्षा पद्धति अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं। ये अरशद मदनी जैसे नेताओं की तो मुझे लगता है बातों को बस इग्नोर करना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा से दीपिका ऐसे नेताओं का यही काम रहता है कि कैसे वो देश के मुस्लिमों को बरगलाएं और उन्हें उनका जो ब्रेन वॉश है वो करें। सही कह रहे हैं आप श्वेता, लेकिन मोहन भागवत कह चुके हैं, एक बार नहीं कई मर्तबा कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। और इस बीच मोहन भागवत ने और क्या क्या कहा आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने देश के मुसलमानों को लेकर एक बार फिर बड़ी बात कही है। भागवत ने साफ कहा कि भारत में मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने की गलत बयानबाजी से परहेज करना होगा। RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और 5 जनवरी को दिए एक इंटरव्यू में भागवत ने कहा, सीधी सी बात है,
कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं, लेकिन मुसलमानों को वर्चस्व की अपनी गलत बयानबाजी छोड़ देनी चाहिए। मोहन भागवत ने इस बात की भी वकालत की कि देश की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। भागवत ने साफ किया कि हमने एक बार इस देश पर शासन किया था और इस पर फिर से शासन करेंगे। सिर्फ हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत हैं। हम अलग हैं, इसलिए हम ऐसे ही रहेंगे। हम साथ नहीं रह सकते। मुस्लिमों को इस नैरेटिव को छोड़ देना चाहिए। वास्तव में यहाँ रहने वाले सभी लोग, चाहे हिंदू हो या कम्युनिस्ट, इस तर्क को छोड़ देना चाहिए। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो आपको बता देते हैं, जिसमें नीतीश कुमार द्वारा लाई गई जातिगत जनगणना के इस फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बता रहे हैं। दरअसल याचिकाकर्ता का दावा है कि नीतीश सरकार का ये फैसला संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। बिहार सरकार ने पिछले साल 6 जून से बिहार में जातिगत जनगणना का फैसला लिया था और 7 जनवरी से ये काम शुरू हो गया। पहले चरण में जातिगत जनगणना कर्मी करीब 2.5 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया गया है। बिहार में जातिगत जनगणना के नीतीश सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां जातिगत जनगणना को लेकर के कैसे बिहार में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। लेकिन इस बीच सवाल तो यही आता है जहन में दीपिका कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि सिर्फ बैठे बैठे उनको हर फायदा होता रहे। और देखो, दिल्ली के वजीराबाद में भी कुछ ऐसा हुआ है, जहां बदमाशों ने एटीएम वैन को लूट लिया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं सिर्फ 50 सेकंड में। दिल्ली में एटीएम कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या करने के बाद बदमाशों ने करीब 10,78,000 रुपए लूट लिए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। हत्या और लूट की वारदात वजीराबाद में जगतपुर फ्लाईओवर के पास हुई। पुलिस के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में कैश डिपॉजिट करने के लिए वैन पहुंची थी। तभी बदमाशों ने कैश वैन के गार्ड को गोली मार दी और कैश लूटकर फरार हो गए। मृतक गार्ड की उम्र करीब 55 साल थी। जानकारी के मुताबिक वैन मंगलवार शाम करीब 4:50 पर जगतपुर फ्लाईओवर के पास एटीएम में कैश जमा करने के लिए पहुंची थी। तभी बदमाशों ने पीछे से आकर कैश वैन के गार्ड पर फायरिंग कर दी। गार्ड को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस वारदात की जानकारी उन्हें 5 बजे दी गई, जिसके बाद मौके पर एक टीम पहुंची और तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी किया है। वाकई दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं दीपिका, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच जो सबसे अभी परेशान करने वाली खबर है वो तो जोशीमठ को लेकर है। वहां पर क्या अपडेट है? जोशीमठ की अपडेटेड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, जहां पर आप देखेंगे, क्योंकि अब हालात वहां पर ये हो गए हैं कि लोगों के घर को तोड़ने की बात की जा रही है, ये जिक्र हो रहा है, लेकिन वहां के लोग जो हैं वो अपने घर को टूटता हुआ देख नहीं सकते। और क्या कुछ चल रहा है फिलहाल और क्या कुछ होगा आज, इस रिपोर्ट में देखिए। जोशीमठ के लोगों का ये गुस्सा चमोली जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ है। जिन घरों और होटलों में दरारें पड़ चुकी हैं, प्रशासन उन्हें ढाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन लोगों ने सही मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया। जब निशान लगा करके सीधा ध्वस्तीकरण कर रहे हैं, कोई मुआवजा की घोषित नहीं है, किसी तरह की कोई मुआवजे की बात नहीं है। पहले मुआवजा का घोषित करो, बद्रीनाथ के तर्ज पे मुआवजा दिया जाए और आप घोषित कर दीजिए। लोगों ने सरकार से विस्थापन की पुख्ता नीति बनाने और रोजगार मुहैया कराने की भी मांग की, ताकि भविष्य में किसी तरह का संकट नहीं आ सके। हमें रोजगार चाहिए, नहीं चाहिए हमें सरकार का पैसा, हमें रोजगार के बदले रोजगार चाहिए। हम इतने काबिल लोग हैं कि हमें रोजगार मिलेगा, हम फिर घर बना देंगे, फिर होटल बना देंगे। लोगों की अपनी नाराजगी है, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर एक्शन लेने जा रहा है। आज मलारी इन और होटल माउंट व्यू की बिल्डिंग गिराई जानी है। तो हैरानी इसी बात की है कि मुआवजे की बात की नहीं गई है, परमानेंट घर देंगे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में लोगों का नाराज होना जायज है और यहाँ पर घर शिफ्टिंग की बात हो रही है, घर तोड़ने की बात हो रही है। ऐसे में सबसे जो अहम सवाल है वो इस बात को लेकर है दीपिका, क्योंकि ये एक दिन में हुआ नहीं है, ये हमेशा से इसको लेकर के जो रिपोर्ट्स है वो सामने आती रही है, लेकिन तब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और उमा भारती ने जो सवाल उठाए हैं वो वाजिब लगते हैं। आपको दिखाते हैं पूरी खबर, पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में। जोशीमठ पर आए संकट के बीच मदद के हाथ भी आगे बढ़ने लगे हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन ने आपदा प्रभावित जनता के लिए 5 ट्रक में राहत सामग्री भेजी है। 2,500 बड़ी अच्छी क्वालिटी के हमारे जो ब्लैंकेट्स हैं वो भेजे जा रहे हैं
और साथ ही साथ 1000 फूड पैकेट्स, जिसमें ज़रूरत के सारे सामान जो होते हैं एक चूल्हे को जलने के लिए, घर में खाने के लिए, वो सभी यहाँ से पैक करके भेजे जा रहे हैं। राहत देने के साथ साथ जोशीमठ को बचाने की जद्दोजहद भी जारी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी जोशीमठ पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। कैटल शेल्टर बनाना प्रारंभ हो जाएगा कल से, ये आज उसका भी सर्वेक्षण वगैरह सारी चीजें चालू हो गई हैं। जिस प्रकार से जनता को सुविधा होगी उस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। जोशीमठ की आपदा के बीच उमा भारती ने एक बार फिर पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल उठाए हैं। साथ ही इस बात को लेकर हैरानी जताई कि पीएमओ के ऐतराज के बाद भी ये कैसे शुरू हो गए। गंभीर समस्या तो ये है कि जिन पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ हमने आपत्तियां दर्ज की थी वो चालू कैसे हो गए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी आपत्तियां की थी और केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट उसमें तो बहुत सारे। वाकई दीपिका, जोशीमठ में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, इस पर सोचने की जरूरत है। और उमा भारती जो कुछ कह रही है, अगर वो वाकई सच है तो ऐसे में तो एनटीपीसी की जो टनल है वो सवालों के घेरे में है। बिल्कुल सही कहा श्वेता ने। और देखिए, जो जोशीमठ की तस्वीरें हैं जहां बर्बादी की तस्वीर नजर आ रही है, कुछ ऐसी तस्वीर अलीगढ़ से भी बर्बादी की तस्वीर सामने आई है, जहां पर नगर निगम के शिविर बिछाए जाने के बाद घरों में दरार देखने को मिली है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। घरों की दीवारों और फर्श पर पड़ी ये दरारें लोगों को डरा रही हैं। तस्वीरें अलीगढ़ के कनवरीगंज इलाके की हैं। यहाँ धीरे धीरे कई मकान जमीन में धंसते जा रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई घरों की तो छत भी फटने लगी है। ये 1.5 साल पहले सेवर लाइन पड़ी थी इसकी, ये गड्ढे जो है खुले छोड़ के पक्के नहीं करे हैं इन्होंने। जो इन्होंने 8-8, 9-9 फुट गहरे हॉल बनाए हैं, उसमें इन्होंने नीचे प्लास्टर नहीं करा, ईंटें बिछाकर घोल डाला है। सर्द मौसम में घर टूटने की नौबत आ गई है और लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों ने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार बताया है। आरोप है कि कई महीने पहले सीवरेज के लिए नगर निगम ने यहाँ पर खुदाई की थी और पाइपलाइन बिछाई थी। इसके बाद से ही मकानों में समस्या आनी शुरू हुई। पूरी तरीके से मामला संज्ञान में नहीं आया है। अभी हम अपनी टीम को भेजेंगे और नगर निगम के स्तर पर जो अपेक्षित कार्रवाई होगी नियमानुसार, वो उसमें कार्रवाई कराई जाएगी। परेशान लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। तो फिर जोशीमठ हो या फिर अलीगढ़, दोनों की तस्वीरें एक जैसी ही लगभग देखने को मिल रही है, लेकिन ठंड काफी ज्यादा। और ऐसी ठंड में हालात ये है कि हम तो घर भी नहीं रह सकते श्वेता। बिल्कुल, और हम और हमारे जैसे बहुत सारे लोग जिन्हें ऑफिस जाना है या फिर अपने काम के लिए बाहर निकलना है, रोजमर्रा के कामों के लिए, उनको जाहिर तौर पर इस ठंड में भी बाहर निकलना पड़ा। और उत्तर भारत में क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आपको दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट में क्या कुछ अपडेट है। लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी में कोहरे का प्रकोप बढ़ने की संभावनाओं के बीच शीतलहर के थम जाने के भी आसार हैं। आज के दिन की शुरुआत जहां घने कोहरे से हुई है, तो वहीं जमा देने वाली सर्द हवाएं आज थोड़ी कम महसूस की जा रही हैं। लेकिन सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से ऑफिस टाइमिंग में काफी जगहों पर जाम लग सकता है। यूपी में भी लोग कड़ाके की सर्दी की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के बड़े हिस्से में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से बीते 24 घंटे में टेम्परेचर में भारी गिरावट देखने को मिली। गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद और मेरठ में तापमान सामान्य से भी नीचे रहा, जबकि इटावा 2.8 डिग्री के साथ प्रदेश के सबसे ठंडे शहर के तौर पर दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने अब यूपी में शीतलहर से राहत के आसार जताए हैं। पूरे उत्तर भारत में ठंड रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पंजाब में भी सर्दी का सितम कुछ दिन थमता नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें पंजाब के भटिंडा से सामने आई हैं, जहां तापमान 2.4 डिग्री दर्ज किया गया। विजिबिलिटी भी घटकर 0 तक पहुंच गई। शीतलहर और कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन बहुत कम ही नजर आए, और जो भी नजर आए वो भी बहुत धीमी रफ्तार में। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में आज बारिश होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही ठंड से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 6 महीने की बच्ची से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। हालांकि अभी भी ठंड से निपटने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कोई विशेष इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में ठंड अगले 3 दिनों तक जानलेवा रहेगी। और जैसा कि हमने बताया था, बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर पंजाब में ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी अब पंजाब में पहुंच चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और वही हाफ टी शर्ट में, और वही सवाल श्वेता कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही। राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती, वाकई ये बड़ा सवाल बना हुआ है अभी। लेकिन पंजाब में उनकी भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री से सियासी गर्मी जरूर बढ़ गई है। कौन कौन उठा रहा है राहुल गांधी की पंजाब में एंट्री पर सवाल, आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। केसरी रंग की पगड़ी पहनकर राहुल गांधी ने गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका।
अरदास की और एक सियासी संदेश देने की भी कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पंजाब में सियासत गर्म है। अकाली दल और बीजेपी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख दंगों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरा है। साथ ही राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की भी मांग की है। मैं आस करदा कि वो इस यात्रा के दौरान समूचे पंजाबियों कोलों अपने द्वारा कीते गए इस घिनौने कृत्य की माफी जरूर मंगणगे। शिरोमणि अकाली दल ने भी गांधी परिवार और कांग्रेस पर पंजाब के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। पानी का मुद्दा हो या सिखों पर हुए अत्याचार का मुद्दा, सभी को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। जिन्ने दंगे फसाद गांधी परिवार के राजां च होए है ते सब तो वड्डा तो एग्जाम्पल पंजाब है, जिथे सिख धर्म के उत्ते सब तो वड्डा हमला इन्हां ने कीता है, दरबार साहब ते हमला कीता है। पंजाब में गरमाई सियासत के बीच सबकी निगाहें राहुल गांधी पर टिकी हैं, क्योंकि यात्रा के दौरान वो 7 दिनों तक पंजाब में ही रहने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है दीपिका की सियासत और बवाल इनका तो चोली दामन का साथ है। अब राहुल गांधी को 1984 का दौर याद दिलाया जा रहा है उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा के पंजाब एंट्री के साथ ही। लेकिन इधर बवाल राजस्थान में भी हुआ। यहाँ पर बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेताओं में जबरदस्त घमासान हो चुका है। खबर क्या है पूरी इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में बीजेपी सांसद बालकनाथ और पुलिस के बीच चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। बहरोड़ से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने सांसद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा विवाद बीते दिनों अस्पताल में एक हिस्ट्री शीटर पर हुई फायरिंग से जुड़ा है। विधायक ने इसे लेकर सांसद को घेरा है। में जो फायरिंग हुई इसमें सीधा हाथ सांसद अलवर के जो है बालकनाथ उनका है। उन्होंने गैंगस्टर को 3 तारीख को पैसे भेजे, 4 को स्टेज पे बिठाया और 5 को घटना को अंजाम दिया गया। बलजीत यादव ने अस्पताल में हुई फायरिंग की निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है। इससे पहले फायरिंग मामले को लेकर बीजेपी सांसद बालकनाथ ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विधायक बलजीत यादव की शह पर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाया था। वहीं बलजीत यादव के बयान के बाद सांसद ने भी पलटवार किया है। ऐसी टिप्पणियां, ऐसी बातें वो जो बोलता है, मैं तो मानता हूं कि उसके पूर्वजों को भी शर्म आती होगी कि ऐसा व्यक्ति ने उनके कुल में जन्म लिया होगा। तो ये घमासान और बवाल देश की राजनीति हर पल रंग बदलती हुई नजर आ रही है। कोई नेता इधर की बात करता है तो कोई उधर की बात। यहाँ पर तो घमासान और सियासी तापमान बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका में हाल बुरा है दीपिका। वहां पर कभी बारिश, कभी थंडरस्टॉर्म, कभी कई जगहों पर बाढ़। कैलिफोर्निया में तो हालात बहुत खराब है। कैलिफोर्निया और उसके अलावा दुनिया के बाकी देशों में क्या कुछ अपडेट है वो आपको दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट में दुनिया की बड़ी खबरों में। साउथ अमेरिकी देश पेरू में आजकल पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो की रिहाई को लेकर समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हो रही है। लगातार जारी इस बवाल में 34 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इनमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। 3 करोड़ 37 लाख की आबादी वाले पेरू में सियासी टकराव का दौर नया नहीं है, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि नई राष्ट्रपति डीना जल्द इमरजेंसी का ऐलान कर सकती हैं। कैलिफोर्निया में लोग बर्फबारी के बाद बाढ़ की मार झेल रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस जाने के बाद सरकार ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। माना जा रहा है कि अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। कैलिफोर्निया के जिन इलाकों से बाढ़ निकल भी चुकी है, वहां कई फीट ऊंची कीचड़ जमा हो गई है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में फंस गए हैं। बता दें कि सिर्फ लॉस एंजलिस में ही 10,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो है चीन में कोरोना की रफ्तार के बाद अब कोविड का इलाज करने वाली दवाओं की मांग बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। फार्मा कंपनियां इसे पूरी करने की कोशिश भले ही कर रही हो, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। जहां एक तरफ चीनी स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं की कमी को लेकर साफ इनकार करता नजर आ रहा है, तो वहीं दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों की लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों तक को कैंसिल कर दिया है। माना जा रहा है कि चीनी नए साल के बाद चीन में कोरोना केस में इजाफा देखने को मिलेगा। अमेरिका की न्यू जर्सी में एक बार व्हेल मछली का शव समंदर के किनारे मिला है, जिसने एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ा दी है। ये पिछले 1 महीने में छठा ऐसा मामला है जिसमें समंदर के तट पर व्हेल मछली का शव मिला हो। तस्वीरों में इस समय आप जिस व्हेल को देख रहे हैं, ये 30 फीट यानी करीब 9 मीटर लंबी बताई जा रही है, जिसका अब पोस्टमार्टम किया जाएगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर किन जगहों के चलते व्हेल की मौत हुई थी।
तो अमेरिका में इस बर्फीले तूफान ने जहां दीपिका कहर मचाया हुआ है, वहीं एक तूफान तो जम्मू कश्मीर के एक सियासी दल के जहन में भी चल रहा है। बिल्कुल, वजह यही है क्योंकि देखिए द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर मिल रहा है और ऐसे में देश के लोग तो खुश हैं, लेकिन पीडीपी के नेता काफी हैरान और परेशान हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी अब ये फिल्म ऑस्कर पाने के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार सभी को बेस्ट एक्टर कैटेगरी में चुना गया है। इसे लेकर कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम उत्साहित है। The other 5 films which have been shortlisted, I wish all the best for them. Really, one of the jurists during the Indian Film Festival had called Kashmir Files a vulgar and a propaganda movie, sir. So now the answer has been given. 10 जनवरी को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्टिस्ट एंड साइंसेज ने उन फिल्मों की लिस्ट जारी की जिन्होंने ऑस्कर्स 2023 यानी 95 अकेडमी अवार्ड के लिए क्वालिफाई किया है। इस बार ऑस्कर्स के लिए दुनिया भर की 301 फीचर फिल्मों को चुना गया है, जिसमें कुछ फिल्में इंडिया की भी हैं। इन्हीं में द कश्मीर फाइल्स का नाम भी शामिल है। भारतीय फिल्म कोई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चयन होता है तो इसे मुझे लगता है बाकी सबको ही इस पे खुशी मनानी चाहिए। तो वाकई में गर्व कर देने वाली बात है कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के किसी मूवी को उनका जो लिस्ट में शामिल हुई है ऑस्कर के, और 90 का दशक उसका दौर कोई भूला नहीं है। वहां पर उस वक्त किस तरीके से हत्याएं हुई थी, कई कश्मीरी पंडित ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड तक कर लिया था। वो तो 90 दशक की बात थी, लेकिन दीपिका अभी भी हाल इस तरीके का है। कैसे कुछ मामले सामने आते हैं जो हैरान और परेशान करते हैं। अब लखनऊ में देखो, एक लव जिहादी की वजह से एक बेटी को जान की कीमत चुकानी पड़ी। दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। नवाबों की नगरी लखनऊ में लव जिहाद के आरोपी रफीक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसकी तलाश कई दिनों से की जा रही थी। पुलिस अब आगे की कार्यवाही कर रही है। रफीक को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कासिम पर एक हिंदू लड़की को खुदकुशी करने के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि कासिम ने पहले उनकी लड़की को अपने जाल में फंसाया और बाद में धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव डालने लगा। कासिम की रोज रोज की धमकी से लड़की इतनी परेशान हो गई कि उसने खुदकुशी कर ली। दबाव बनाया है, तभी हमारी लड़की ने आत्महत्या कर ली है और घर पे भी आए थे क्योंकि महतारी बाप की शादी हमारी लड़के से कर दो। पूरा मामला लखनऊ के फैजुल्लागंज का है। इस केस में आरोपी रफीक सिद्दीकी के परिजनों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और दीपिका, ये लव जिहादी काफी वक्त तक फरार रहा था, पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार बच नहीं पाया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ जल्द से जल्द मिले। वैसे विराट कोहली की बात कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो बैट है वो भी 100 मारने से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता और गुवाहाटी में वो चीज भी पूरी हो चुकी है। विराट कोहली के सेंचुरी के अलावा खेल जगत में और क्या कुछ चल रहा है, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 67 रन से जीत लिया है। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 373 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम 8 विकेट खोकर 306 रन ही बना सकी और मैच 67 रन से हार गई। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा मुकाबला 12 जनवरी को कोलकाता में ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका के इस वनडे मैच में विराट कोहली ने 87 गेंदों पर 113 रन की पारी खेली और इसी दौरान उन्होंने अपना वनडे सीरीज में 45वां शतक बनाया। घर में 4 साल बाद कोहली के बल्ले से शतक आया है। इस प्रदर्शन के बाद कोहली ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। कोहली की सेंचुरी पर पत्नी अनुष्का ने भी अपना रिएक्शन दिया और कोहली के सेलिब्रेशन वाली एक तस्वीर को सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया। श्रीलंका के खिलाफ भारत की शानदार जीत के लिए तेज गेंदबाज उमरान मलिक की भी जमकर तारीफ हो रही है। उनकी सटीक गेंदबाजी के आगे भारत के सभी गेंदबाज पानी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उमरान श्रीलंका के खिलाफ मैच में 8 ओवर में 57 रन खर्च कर 3 विकेट लिए और इसी के साथ उन्होंने भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज गेंद फेंकने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बता दें कि उमरान के अलावा मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिले। मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल के हिस्से 1-1 विकेट आए। भारत में 13 जनवरी से 15वें हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। भुवनेश्वर और राउरकेला में 29 जनवरी तक वर्ल्ड कप के लिए मैच खेले जाएंगे और हॉकी विश्व कप का भारत चौथी बार मेजबानी करता नजर आएगा। लेकिन हॉकी के इतिहास के बावजूद इस टूर्नामेंट में भारत को अब तक खास कामयाबी नहीं मिली है। ओलंपिक में 8 बार गोल्ड मेडल जीतने वाला भारत सिर्फ 1975 में हॉकी का वर्ल्ड चैंपियन बन पाया था। तब से 48 साल बीत चुके हैं, लेकिन भारत को दूसरा कप नसीब नहीं हुआ है।
फीफा वर्ल्ड कप में हार के बाद फ्रांस के फुटबॉल फैंस को एक और झटका लगा है। दरअसल फ्रांस को 2 बार फीफा के फाइनल में पहुंचाने वाले कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 36 साल के लॉरिस 16 साल तक फ्रेंच टीम के साथ जुड़े रहे। वो वर्ल्ड कप में फ्रांस के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। पिछले फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में उतरने के साथ ही लॉरिस ने फ्रांस के लिए 145वां मैच खेला था। एक अलग ही खुशी होती है श्वेता जब आपका फेवरेट क्रिकेटर 100 रन पूरे कर ले, लेकिन बहुत दुख और बहुत गुस्सा आता है जब देश में बच्चों के प्रति अपराध होता है। कैसे दरिंदे आजकल देश में घूम रहे हैं कि बच्चियों को भी नहीं बख्शते। और नन्हे नन्हे बच्चों को देखकर तो मुझे लगता है कि ऐसे ही बहुत प्यार आता है, लेकिन मेरठ में देखो वो पीड़ित परिवार कितना परेशान है। लड़की के किडनैप को 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी तक किडनैपर्स का कोई सुराग नहीं मिला है। कहां तक ये पूरी जांच पहुंची है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सुनसान गली में एक बच्ची खड़ी है, तभी एक युवक आता है और बच्ची को देखकर रुक जाता है। युवक बच्ची से कुछ बात करने लगता है और उससे अपनापन दिखाने की कोशिश भी करता है। बच्ची आगे बढ़ने लगती है, लेकिन युवक उससे बात करना नहीं छोड़ता। इसी दौरान वो बच्ची से कुछ पूछता है तो वो सिर हिलाती हुई भी नजर आती है। कुछ देर बात करने के बाद वो बच्ची का हाथ पकड़ता है और गली के दोनों साइड नजर घुमाता है। इसके बाद वो बच्ची को गोद में उठाता है और उसी साइड चल देता है जहाँ से वो आया था। लाइव किडनैपिंग का ये वीडियो मेरठ के टीपी नगर का है। सीसीटीवी में तारीख 4 जनवरी दिख रही है और वक्त रात के 11:05। बच्चे की किडनैपिंग का सबूत सीसीटीवी में तो साफ साफ दिख रहा है। साथ ही आरोपी के 1500 पोस्टर भी शहर में लगाए गए हैं। जो बालिका है उसकी खोजबीन का पूरा प्रयास किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा वहाँ पे 1500 पोस्टर्स भी लगाए गए हैं पूरे क्षेत्र में। और इस 1500 पोस्टर लगाने के बाद उसमें इनाम की भी घोषणा की गई कि जो कोई उसमें सूचना देगा तो उसको 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। तो जरा अंदाजा लगाइए कि बच्ची की किडनैपिंग का जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इस वीडियो को इतनी बार देख चुके हैं, लेकिन अभी तक किडनैपर्स का कोई भी पता नहीं चल पाया। आरोपी फरार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बच्ची का पता जल्द से जल्द चल जाए, क्योंकि जो बच्चे के माँ बाप हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और ऐसे में आरोपी अभी भी फरार है। और बच्चियां अपने पापा के कितने करीब होती हैं ये तो आप लोग भी जानते होंगे। और ऐसा ही एक वायरल वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक पिता अपनी बेटी को खाना खिला रहे हैं। और ऐसे तमाम वायरल वीडियोस के लिए हमारा 2 मिनट का ये सेगमेंट देखिए। सोशल मीडिया पर आजकल एक छोटी बच्ची का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में नन्ही सी बिटिया अपने पापा को प्यार से खाना खिलाती हुई दिख रही है। दरअसल इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि एक पिता चलती हुई लोकल ट्रेन के दरवाजे के करीब बैठा है और बच्ची पिता को अपने नन्हे नन्हे हाथों से फल खिलाने लगती है। तभी ट्रेन में मौजूद किसी यात्री ने इस पूरे वाकये को कैमरे में कैद कर लिया, जिससे इंटरनेट यूजर्स इमोशनल हो गए। एक पाकिस्तानी कपल का बॉलीवुड सॉन्ग बीड़ी जलाइले जिगर से पिया गाने पर डांस काफी वायरल हो रहा है। कपल को शादी समारोह के दौरान बॉलीवुड सॉन्ग पर जोरदार डांस करते हुए देखा जा रहा है, जिनका वीडियो पाकिस्तान के साथ ही भारत में भी काफी सराहा और पसंद किया जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की ही एक लड़की को लता मंगेशकर के सॉन्ग पर थिरकते देखा गया था, जो कि ट्रेंड बन गया था। जरा सोच कर देखिए, जहां हम अपना एक छोटे से छोटा काम बिना बिजली के नहीं कर सकते हैं, ऐसे में किसी जगह पर 75 साल बाद बिजली पहुंचे तो कैसा होगा। जी हां, वीडियो में डांस कर रही गांव के लोगों को 75 साल बाद बिजली मिली है, इसलिए वो जश्न मना रहे हैं। कश्मीर के अनंतनाग जिले की सुदूर टेथन टॉप गुर्जर बस्ती में 75 साल बाद बिजली पहुंची तो लोग खुशी से झूमने लगे। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये गांव 75 साल से मोमबत्ती और लैंप पर निर्भर था, लेकिन अब ग्रामीण काफी खुश हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 टीटीई ने ट्रेन में एक यात्री की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ऊपर की बर्थ पर बैठे यात्री को पहले टीटीए ने पैर पकड़कर नीचे खींचा, इसके बाद उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। दरअसल मुंबई से जयनगर जाने वाली एक ट्रेन में यात्री बिना टिकट सफर कर रहा था, जिसके चलते ये विवाद हुआ। फिलहाल यात्री घायल है और दोनों टीटीई को सस्पेंड कर दिया गया है। गाजियाबाद से हिट एंड रन का एक परेशान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां महिला के भाई और बहनोई को उसके पति ने ऑडी कार से रौंद दिया। वीडियो में दिख रही ऑडी कार ने पहले आसपास खड़े लोगों पर कार चढ़ा दी। कार को रोकने के लिए बीच में आए गार्ड पर भी कार सवार ने गाड़ी चढ़ा दी। हमले के बाद कार सवार भाग निकला। महिला अपने भाई और बहनोई के साथ पति से झगड़ा सुलझाने आई थी, लेकिन वाद विवाद इतना बढ़ा कि बात यहां तक पहुंच गई। महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। तो वायरल सेगमेंट में आपने देखा देश और दुनिया के तमाम वायरल वीडियोस, लेकिन दिल्ली में भी एक चीज है जो खूब जमकर वायरल हो रही है।
वायरल हो रही है और हमारे जो इतिहास है उसका बिल्कुल सच बता रही है, सही इतिहास बता रही है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के लाल किले पे चल रहे लाइट एंड साउंड शो की, जिसमें आपको जो भारत का सही इतिहास है वो दिखाया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में लाल किले पर हिंदुस्तानी इतिहास उकेरा जा रहा है। लाइट और साउंड के जरिए इतिहास में दर्ज घटनाओं का चित्रण किया जा रहा है। 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक का इतिहास बहादुरी को दिखाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कई नामी अनामी स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक कार्यक्रमों की श्रृंखला से युवाओं को परिचय हो, इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए। इस शो के जरिए सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हिंदुस्तान के पूरे कालखंड को दिखाया जा रहा है। इस शो में वो सब कुछ है जो हिंदुस्तान के अमृत काल की गौरव गाथा बयान करता है। वाह दीपिका, ये कितना एंटरटेनिंग है ना, मतलब लाइट्स के जरिए ही पूरे इतिहास को दिखा दिया। वाकई में इतना एंटरटेनिंग तरीके से इतिहास को दिखाया जाएगा तो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है 2 मिनट में वो भी देख लीजिए। कई विवादों के बाद अब शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ रिलीज हुए इस ट्रेलर को देखकर फैंस फूले नहीं समा रहे हैं। पठान के ट्रेलर में शाहरुख और जॉन अब्राहम के जबरदस्त एक्शन सीन्स हैं। शाहरुख का कैरेक्टर काफी दमदार नजर आ रहा है, जो एक सोल्जर है और आतंकी ग्रुप के हमले से देश को बचाएगा। हालांकि ट्रेलर में विवादित बेशरम रंग गाने को नहीं दिखाया गया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने डांस करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। इसके साथ उन्होंने लोगों को चैलेंज दिया है कि वो भी इस गाने पर डांस करते हुए वीडियो पोस्ट करें। दरअसल अमृता का नया गाना मूड बना लिया रिलीज हुआ है। इस गाने को खुद अमृता ने अपनी आवाज दी है। रिलीज होने के बाद इस गाने को 2.3 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने अपना 49वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। सोशल मीडिया पर उनके फैंस और बाकी एक्टर्स ने खूब सारी बधाइयां दी हैं और इस मौके पर उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने कुछ हसीन फोटो शेयर करके बर्थडे विश किया। इसके साथ ही उन्होंने ऋतिक को आरोरे कहते हुए दिल को छू लेने वाला नोट भी लिखा है। सबा के इस पोस्ट पर एक्स वाइफ सुजैन ने भी कमेंट किया, जिसे सैकड़ों लोगों ने लाइक भी किया। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी अपकमिंग फिल्म शहजादा की शूटिंग के दौरान एक छोटे से हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से कार्तिक आर्यन के घुटने में चोट आई है और इसकी जानकारी खुद कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करके दी है। फोटो में कार्तिक ने बर्फ से भरे एक टब में अपना पैर डाला हुआ है और हाथ में भी बर्फ पकड़ी हुई है। इस फोटो में कार्तिक अपने घुटने की सिकाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा और शहनाज गिल का नया गाना मून राइज रिलीज हो गया है, जिसका वीडियो टी सीरीज ने अपने YouTube अकाउंट पर शेयर किया है। इस गाने में दोनों की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। गाने में गुरु और शहनाज रोमांटिक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि यह गाना गुरु ने खुद लिखा है और कंपोज भी किया है। दीपिका, स्पोर्ट्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, वायरल हो गया, ठंड हो गया, मतलब कुछ और बचा है कि सब हो गया? राजनीति भी हो गई है, लेकिन बची है दिन भर की 5 बड़ी खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी है और इससे जुड़े हर एक अपडेट आज आप दिन भर टाइम्स नाउ नवभारत पर देखेंगे। तो पहली खबर कौन सी है जिस पर पूरे दिन नजर रहने वाली है? पहली खबर ये है कि कोवोवैक्स वैक्सीन के बूस्टर डोज की मिल सकती है मंजूरी। कोविशील्ड कोवैक्सीन के 2 डोज लेने वालों को ये लेनी होगी कोवोवैक्स, यानी कि ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरी बड़ी खबर आज की जो रहने वाली है वो ये कि आज दिल्ली में बीजेपी करेगी बैनर कैंपेन और पार्षदों को शपथ से रोकने के खिलाफ हल्ला बोल होगा। इसके अलावा तुनिशा शर्मा मौत मामले में शीजान की जमानत पर आज फिर सुनवाई होने वाली है। वसई कोर्ट में शीजान की याचिका पर आज सुनवाई होगी। और इसके साथ ही कर्नाटक कांग्रेस आज से शुरू करेगी प्रजा ध्वनि कैंपेन। 21 जिलों से गुजरेगी यात्रा। बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल होगा। और बात होगी जोशीमठ की, जहां 2 होटल्स को गिराने का काम शुरू होगा। होटल माउंट व्यू, होटल मलारी, इनको आज गिराया जाएगा। तो ये दिन भर की 5 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज दिन भर नजर बनी रहेगी। हलचल काफी तेज होगी, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में इतना, लेकिन कल फिर 6:50 पर हमारे साथ जुड़ना ना भूले। आपका दिन शुभ हो।